गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजश्री लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए एपीओ इंग्लिश टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल तरीके से, एक ट्रिकी तरीके से, एक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को लेते हुए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन वन वर्ड की तरफ है, आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है। वेरी डिलीजेंट, वेरी डिलीजेंट एंड कोशस। एक आदमी जो बहुत सतर्क है और चौकन्ना है उसको बोलते हैं आप वेरी डिलीजेंट एंड कोशस। उसका वन वर्ड आएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस इज द राइट आंसर। मेटिकुलस का मतलब होगा अत्यधिक सतर्क, चौकन्ना और सावधान जो पर्सन है वो मेटिकुलस कहलाएगा। ए इज द राइट आंसर। वो सतर्क है, वो चौकन्ना है, वो आपका बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कोशस है, दैट पर्सन नोन एज मेटिकुलस। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वन वर्ड के लिए आ रहा है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। कोई ऐसी चीज जिसके आप आर पार ना देख सके। कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंटेंस है, मॉडल की पैसिव में सेंटेंस है। कोई भी ऐसी चीज जिसके आप आर पार ना देख सके वो चीज कहलाएगी आपकी ओपैक। ओपैक का मतलब होगा अपारदर्शी। जैसे लकड़ी है, आपकी आर पार उसे देख नहीं सकते, ओपैक है, अपारदर्शी है। ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट वर्ड होगा, पारदर्शी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको बोलेंगे ओपैक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन क्या कहलाता है। टिकटों का अध्ययन करना, टिकटों का संग्रहण करना क्या कहलाएगा। टिकटों का संग्रहण करना आपका फिलेटली कहलाएगा। बी इज द राइट आंसर। यहां पर आपको न्यूमिस्मेटिक नहीं कहना, वो होता है आपके कॉइन्स का अध्ययन, ये आपका फिलेटली कहलाता है। स्टैम्प का अध्ययन, स्टैम्प का कलेक्शन, स्टैम्प की स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी सीरीज में मूव करता है। एंड ऑफन रिपीटेड वर्ड्स क्या कहलाएगा। ट्रुआंट, नो, ट्रूइज्म, नो, शू, नो और सलिलक्विनो। इसमें चारों में कोई आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा शब्द बाहुल्यता को या तो कहते हैं प्रोलेक्स, या तो कहते हैं प्रोलेक्स, या कहते हैं वर्बेटिज्म। वर्बेटिज्म का भी मतलब होता है आपकी शब्द बाहुल्यता। तो यहां पर आपके आंसर प्रोलिक्स हो सकता है, यहां पर आपका आंसर वर्बेटिज्म हो सकता है। ट्रुआंट, ट्रूइज्म, श्रू और सलिलक्विस का आंसर नहीं होगा। तो एन ऑफन रिपीटेड वर्ड्स का मतलब है बार बार पुनरावृत्ति करना, शब्द बाहुल्यता करना, शब्दों को भर देना, क्या कहलाएगा आपका कहलाएगा प्रोलिक्स और वर्बेटिज्म। टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, किसी भी कंटेंट से कोई भी ऑब्जेक्शनल पार्ट को रिमूव कर देना, उसको हटा देना, क्या कहलाएगा एक्सपर्गेट कहलाएगा। मिटाना या हटाना एक्सपर्गेट। आइए अगला क्वेश्चन दूसरा है। राइट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन भरने, हमें सही प्रपोजिशन को यूज करना है। कैन यू योर नेबर, क्या अपने आप जो है नेबर से तालमेल बैठा सकते हैं, उससे जो है सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा पुट अप विद। सी इज द राइट फ्रेजल वर्ब। किसी को एंड्योर करना, किसी से तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेशन कर लेना, किसी को बियर कर लेना, पुट अप विद कहलाएगा। आंसर नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पुट अप विद। नेक्स्ट हमारा योर ब्रदर ब्लैंक स्पेस योर फादर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका भाई आपके पापा जैसा लगता है। किसी के एटीट्यूड में, किसी के दिखने में, किसी के आव भाव में, चाल में, वॉइस में कोई किसी के जैसा होगा तो उसे आप बोलेंगे टेक आफ्टर। ब्रदर के साथ टेक्स आएगा, B5 का यूज होगा। टेक आफ्टर किसी के जैसा लगना। इसका सिमिलर जो वर्ड है वो है रिजेंबल। रिजेंबल भी किसी के जैसा दिखाई देना। इसके साथ ना टू आएगा ना विथ आएगा। रिजेंबल के साथ जीरो प्रपोजिशन आएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। टेक के साथ आफ्टर आएगा, एक फ्रेजल वर्ब है। तो वो पूछ रहा है योर ब्रदर टेक्स आफ्टर योर फादर, तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे पापा जैसा दिखता है। तो टेक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, किसी के जैसा दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ए थीफ। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बात तो तय है। डिड के साथ V1 आएगी, तो आइए ऑप्शन कैंसिल करते हैं। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब मेक आफ्टर, और मेक आफ्टर में क्या आएगा। डिड के साथ V1 आती है, मेक आफ्टर का मतलब होगा
किसी का पीछा करना। किसी को चेजिंग करने को हम कहते हैं मेक आफ्टर, किसी का पीछा करना मेक आफ्टर कहलाता है, किसी को चेज करना मेक आफ्टर कहलाता है। तो आफ्टर से दो फ्रेजेस गई आपके पास, मेक आफ्टर और टेक आफ्टर। एक का मतलब किसी के जैसा दिखना और एक का मतलब किसी का पीछा करना। 9th क्वेश्चन के एस्पेक्ट करा, यू शुड नोट द पुअर। शुड हमारा मॉडल है, राय देता है। द पुअर एक पूरा वर्ग है, इसके साथ एस नहीं आएगा, कभी वर्ग चाहिए तो ये प्लूरल लेगा, आज तो उसको वर्ग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तुमको गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, आपकी फ्रेजल वर्ब आएगी लुक डाउन अपन। किसी को हे दृष्टि से देखना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना, जो क्या कहलाएगा वो लुक डाउन अपन कहलाएगा। किसी को हे दृष्टि से देखना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, लुक डाउन अपन। शुड के साथ राय आती है, लुक डाउन अपन, शुड के साथ राय लेंगे और फ्रेजल वर्ब आपकी लुक डाउन अपन आएगी। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। Our parents us without any selfishness, हमारे माँ बाप हमको पालते हैं बिना किसी स्वार्थ के। यहां पर पालन पोषण करने की जो फ्रेजल वर्ब आएगी, ब्रिंग आउट नहीं आ सकती, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब ब्रिंग अप आए या ब्रिंग्स अप आए। पेरेंट्स आपका बहुवचन है इसलिए वीवन लेगा, तो आपकी जो पालन पोषण करने की जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी ब्रिंग अप, इसलिए आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। पालन पोषण करने की फ्रेज है ब्रिंग अप। आइए कुछ ग्रामर के पॉइंट, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। राइट डाउन एप्रोप्रिएट ग्रामर, हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन द होटल। होटल में कितने स्टूडेंट्स है? तो फ्रेंड्स स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है इसलिए मच तो आएगा ही नहीं, हटा दो, मच वाला ऑप्शन तो हटा दो। अब मैनी आए या टू मैनी आए, अभी भी एक क्वेश्चन जिंदा है। तो आपका जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव वाक्य में टू मैनी कभी नहीं आता, इस ऑप्शन को भी जाने दो। आंसर ए आएगा, मैनी इज द राइट आंसर। लेकिन ये वाक्य पॉजिटिव होता, ये वाक्य अफर्मेटिव होता, ये वाक्य सकारात्मक होता, तो ये होटल में बहुत सारे स्टूडेंट है तो आपका सेंटेंस देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स होगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स वहां गलत होता है। इस ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। यदि आपका वाक्य पॉजिटिव है तो वहां पर आपका आंसर होता देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स। वाक्य नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो मैनी से काम चल जाएगा। यदि आपकी नाउन काउंटेबल है तो वहां पर मैनी आएगा और अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। आगे चलते हैं। देयर इज ए होप ऑफ रिकवरी, ही इज वेरी सीरियस। सेंटेंस को समझिए, यहां पर वो बहुत ज्यादा सीरियस है। अगला सेंटेंस कह रहा है तो बचने की जो उम्मीद है वो न के बराबर है, यानी लिटिल होप। यहां पर जो बचने की उम्मीद है वो न के बराबर है, लिटिल होप, न के बराबर उम्मीद है बचने की। यहां पर ए लिटिल भी आ सकता था, जब इस बंदे के बचने की उम्मीद होती तो ए लिटिल आता, लेकिन यहां पर बचने की उम्मीद नहीं है इसलिए लिटिल आएगा, यानी न के बराबर नगण्य है इसलिए लिटिल होप आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर करने से पहले कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, कंसेप्ट के पास जाना पड़ेगा। विदाउट कंसेप्ट कुछ नहीं होता और कुछ नहीं करना। शी हैड डोनेटेड प्रॉपर्टी, शी हैड, नुकसान होने के मामले में, जब नुकसान हो गया, चाहे वो आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पर लिटिल नहीं आ सकता, लिटिल नहीं आ सकता, अलिटिल नहीं आ सकता, सब नहीं आ सकता, वहां पर आएगा द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा सा। द लिटिल का क्या मतलब होता है? जो कुछ भी थोड़ा सा। जो कुछ थोड़े से बर्तन थे वो बिक गए, जो कुछ थोड़े से पैसे थे वो भी खर्च कर दिए, जो कुछ थोड़ा सा पानी था उसको भी फैला दिया। तो ये जब आप निगेटिव वे में सेंटेंस हो जाए, यानी उसका कोई यूज दिखा देते हैं आप, तो वहां पर आप द लिटिल को यूज करेंगे। लिटिल गलत, अ लिटिल गलत और सब गलत। आइए, ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर, फिर क्वेश्चन को समझो। वो इतना सोया कि अब उसे अच्छा लग रहा है, वो इतना सोया कि उसे अच्छा लग रहा है, ये सेंटेंस कहना चाहता है। यानी थोड़ी देर तो सोया ही होगा, थोड़ी देर तो उसने आराम ही किया होगा, तो आपको सेंटेंस में क्या लिटिल आएगा? नहीं। तो लिटिल का मतलब तो होता है न के बराबर, तो जब वो न के बराबर सोया है तो मतलब ही खत्म हो गया। यहाँ पर आपका अ लिटिल आएगा। अ लिटिल का मतलब वो इतना सोया है कि ठीक है उसे थोड़ा आराम मिला,
उसे थोड़ा सा सुकून मिला, अ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, यानी बोलना ही बेकार है, उसका होना या न होना बराबर है। किसी भी बोतल में आपका वाटर है जिससे एक आदमी की प्यास ना बुझ सके, तो वहां लिटिल आएगा। इतना पानी है कि एक आदमी की लगभग लगभग प्यास बुझ जाए, अ लिटिल आएगा। और इसको भी फैला दिया हो तो कहानी कन्वर्ट हो जाएगी द लिटिल में। ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। और आइए आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या उम्मीद करता है और कहां से आ रहा है। ही सीनियर भी, तुलना करवा रहा है अगला। ही इज सीनियर मी, वो मुझसे बड़ा है, वरिष्ठ है उम्र में, ओहदे में, किसी भी प्रकार। आपने कहा सीनियर देन मी। आपका आंसर एब्सोल्युटली गलत है। क्यों गलत है? सीनियर कभी देन लेता नहीं, सीनियर कभी देन लेता नहीं। तुलना करने के लिए वो देन को यूज करता ही नहीं है। हालांकि वो अपने आप में पूरी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसको देन से प्रॉब्लम है। और इससे पहले ना सीनियर मोर को यूज करता है, देखिए इसकी कहानी, ना मोर को यूज करता है ना ये ईआर को यूज करता है। सीनियर मोर को यूज नहीं करता, फिर भी कंपैरेटिव डिग्री है। अपने बाद ईआर लगाना पसंद नहीं करता, फिर भी कंपैरेटिव डिग्री है। अपने साथ देन को यूज नहीं करता, फिर भी कंपैरेटिव डिग्री है। यानी 3 रूल को एक साथ तोड़ता है, 3 रूल्स का ये विध्वंस करता है आपका सीनियर। ये रूल नंबर फर्स्ट को नहीं मानता, रूल नंबर सेकंड को नहीं मानता, रूल नंबर थर्ड को नहीं मानता। ये अपने पैसे पहले बोर्ड नहीं लगाता, इसकी दादागिरी है, फिर भी सीडी है। ये अपने बाद या नहीं लगाता, दादागिरी है, फिर भी सीडी है। और देन को भी यूज नहीं करूंगा, ये भी मेरी दादागिरी है, सीडी है। तो ये क्या यूज करता है? ये टू को यूज करता है। सीनियर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। सीनियर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। इसलिए अब मैंने आपको वर्ड बताए थे, जागृति शर्मा की पेप्सी कहीं पर भी आ जाए, जागृति शर्मा की पेप्सी कहीं पर भी आ जाए, तो वहां आप देन नहीं लगाएंगे, इससे पहले मोर नहीं लगाएंगे, इस शब्द के बाद कभी ईआर का यूज नहीं करेंगे। यानी ये 7 वर्ड्स 3 रूल को तोड़ते हैं, यानी टोटल 21 पॉइंट हो गए आपके पास। जागृति शर्मा की पेप्सी, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जागृति शर्मा की पेप्सी के बाद कभी ईआर नहीं आएगा, इससे पहले कभी भी मोर नहीं आएगा, और इसके बाद कभी भी देन नहीं आएगा। जागृति शर्मा की पेप्सी टू को यूज करती है, देन को यूज नहीं करती। सीनियर उसी प्रजाति का, उसी कैटेगरी का एक वर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंटेशन 15 क्वेश्चंस का एपीओ टेस्ट सीरीज में। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा कंटेंट, हमारे प्रेजेंट करने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका यदि आपके दिल और दिमाग को छू गया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अपने कमेंट जरूर लिखें, आइदर दोज कमेंट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज नॉट मैटर ऑफ डिस्कशन, वो मैटर डिस्कशन का नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं कुछ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस क्लास को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ, लेकिन आपके रेस्पॉन्स के उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।